हम ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं अपने सिंपल सर्किट्स के लिए, जिसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ जो रेजिस्टेंसेस हैं और जो नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हैं वो कम तादाद में है, सिंपल सर्किट है, एक लूप है। लेकिन अगर हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स होता चला जाए, उसमें नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो बैटरीज़ इन्वॉल्व हो जाए, इसके अलावा जो है लूप्स की तादाद बढ़ती चली जाए, दैन हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट बन जाएगा। उसके लिए फिर हम ओहम्स लॉ को यूज़ सिंपली नहीं कर सकते, तो देन हम यूज़ करेंगे जी किरचॉफ रूल्स को। अब किरचॉफ जो है उसने हमें सर्किट्स के लिए दो रूल दिए हैं। पहला है जी हमारे पास करंट रूल। अब करंट रूल जो है वो इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कोरिस्पॉन्ड करता है, और ये रूल क्या कहता है कि जी अगर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट जिसको नोड कहते हैं वहाँ पर जो है कोई करंट, सर्टन करंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर I1, I2, I3 जो है वो एक सेंट्रल नोड पर इकट्ठा हो रहा है, और देन उस पॉइंट से फर्दर आगे जो है करंट फ्लो करते हैं, तो जितना करंट उस पॉइंट पर इकट्ठा होगा उतना ही करंट आगे की तरफ फ्लो करके जाएगा। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितने चार्जेस जो हैं I1, I2 और I3 से आ रहे हैं नोड पे, उतने ही चार्जेस फर्दर आगे फ्लो कर जाएंगे। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो इक्वल होगा I4 प्लस I5 के। इसे हम जो है वो किरचॉफ करंट रूल कहते हैं, जो कि इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कॉरिस्पॉन्ड करता है। देन हमारे पास सेकंड है जी वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल जो है उसमें हमारे पास जो है ये इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉरिस्पॉन्ड करता है कि एनर्जी जो है वो पूरे सर्किट में हमेशा कंजर्व रहेगी। अब इसमें हमारा सिंपली ये रूल है क्या कि जो टोटल वोल्टेज चेंजेस हैं किसी भी सर्किट में वो हमेशा क्या होते हैं जी, वो उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा जी, टोटल चेंज जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जी जो आपके पास नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हैं उनमें से कौन सी बैटरी जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे कि जो आपको सर्किट में नज़र आ रहा है इसमें हमने ये सपोज किया है कि हमारी E1 जो है वो E2 से ग्रेटर है। अब इस E1 को E2 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है जी, हम इस E1 के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो करंट जो हमारे पास जो है लूप 1 में करंट होगा, सेम करंट जो है वो हम E1 से डिफाइन करते हुए सेकंड लूप में भी हमारे पास सेम जो है करंट की डायरेक्शन वही रहेगी। हर लूप में करंट तो डिफरेंट है, I1 है, I2 है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा जो है हैवी सोर्स ऑफ बैटरी हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे पास आ गई है। देन अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ये जो पर्टिकुलर एक लूप में हो रहा है। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है जी, हम EMF को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज के साथ। देन अगर आपने रेजिस्टेंस के क्रॉस वर्क डन कैलकुलेट करना है तो देन हम क्या करेंगे जी, वो जो हमारा EMF है वो जो है वोल्टेज जो है वो हमारे पास हो जाएगा IR के इक्वल, और चार्ज उसी तरह से हमारे पास डेल्टा Q होगा। अब अगर आप जो है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो पूरे सर्किट में आप ये कहते हैं जी वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंगली जो टोटल चेंज है वो ज़ीरो होगा, तो देन हम इस वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे जी, हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और अगेन एक लूप के अंदर हम दोबारा उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वापस आएंगे, और जितने एनर्जी चेंजेस होंगे उनको हम ऐड अप करते चले जाएंगे, और वो सब के सब एनर्जी चेंजेस जो हैं वो नियरली वो ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जी जितने लूप्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप को देख लेते हैं जो क्या है जी हमारे पास ABED। तो ABED में मैं A से जो है अगर हम करंट के फ्लो की बात करें तो जब वो रेजिस्टेंस R1 में से गुजरेगा, तो जब भी करंट जो है वो रेजिस्टेंस R में से गुजरेगा एनर्जी जो है वो लॉस होगी, तो उस लॉस को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि आ जाएगी हमारे पास -I1 R1। देन ये जो करंट है ये R3 में से पास करेगा, अगेन एनर्जी लॉस होगी जिसको रिप्रेजेंट किया गया है -I1 R3 के साथ। फिर ये जो R3 है इसका ताल्लुक दोनों लूप्स के साथ है, लूप 1 और लूप 2 के साथ। तो ऐसी जो रेजिस्टेंस
जो मिडल में वाक़या हो जो दोनों के साथ इसका कनेक्शन हो, तो उसमें हमारे पास जो है एक सेकंड टर्म भी आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है I2R3। ये जो है ये हमारी हमेशा प्लस होगी। फर्स्ट लूप के लिए जो सेकंड लूप का इफेक्ट है उसे हमने प्लस के साथ ऐड करना है, जो है ना प्लस के साथ लिखना है, यानी कि I2R3। और इन जनरल इसकी वजह ये है कि जो I2 है वो हम I1 की अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है ये प्लस I2R3 आता है। दैन हमारा जो सर्किट है वो आगे की तरफ चलेगा, तो हमारे पास जो है जो थर्ड जो कंपोनेंट है इस लूप में वो हमारे पास E1 है। तो E1 से करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो अगर आप देखें करंट की डायरेक्शन में तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लो पोटेंशियल यानी कि लो एनर्जी और हाई पोटेंशियल और हाई एनर्जी, तो आप जी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं, एनर्जी में गेन आता है, इसलिए E1 जो है उसके साथ आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन जो है हमारे पास बन गई है टोटल जी। तो ये जो टोटल एनर्जी चेंज है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। इस तरह से आप सेकंड लूप की इक्वेशन जो है वो भी बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट लेते हुए, जैसे कि BCFE लूप को इस्तेमाल करते हुए जो है सेकंड लूप की इक्वेशन जो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए हम सिंपल एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है वो यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में हम वोल्टेज जो रूल है हमारे पास किरचॉफ का, उसे यूज़ करते हुए ये जो ब्रिज के फॉर्म में जो रेजिस्टेंसेस अटैच हैं R1, R2, R3 और R4, इनमें से अगर कोई हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस है जिसका आपको पता नहीं है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नो करंट विल फ्लो थ्रू गल्वानोमीटर। कोई जो करंट है वो गल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं करेगा। अच्छा जी, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो IG जो है वो ज़ीरो है। अब IG की वैल्यू को ज़ीरो सेट करते हुए हम एक रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस हासिल कर लेते हैं, जिसको फिर इस्तेमाल करते हुए हम अननोन जो रेजिस्टेंस है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो रेशो है हमारे पास वो ये है जी R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। ये जो हमेशा इसकी जो रेशो है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है जी, R1 को आपने R2 पे डिवाइड करना है, वो बराबर होगा आपने R3 को R4 पे डिवाइड कर देना है, ये हमेशा इक्वल होंगे। अब अगर फर्ज करते हैं जी हमारे पास R3 जो है वो अननोन है, आपको R1 का पता है, R2 का पता है, R4 का पता है, आपने R3 कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, R4 को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैन हम R3 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक पोटेंशियोमीटर जो है हमारे पास एक जो है वो सर्किट एलिमेंट है, उसे हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब जो वोल्ट मीटर है इन जनरल, ऐसे वोल्ट मीटर जो है वो आइडियल वोल्ट मीटर होगा अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो, यानी कि हम ऐसी डिवाइस को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनको एज हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उनकी रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखी जाती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट के करीब जो है वो होगी। अब हम मुख्तलिफ जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास CRO है, उसमें हमारे पास जो है वो डिजिटल वोल्ट मीटर्स हैं, लेकिन जो सबसे जो चीपेस्ट डिवाइस है जिसको हम सिंपली लैब्स में यूज़ कर सकते हैं वो है जी हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो हम उसको जो है ना वो देखते हैं जी पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो सर इन जनरल पोटेंशियोमीटर जो है ये एक वायर इन जनरल है जिसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली जो है हम वोल्टेज मेजर करते हैं। अब सिंपली पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वायर है जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है और वो जो लेंथ है वो उसकी रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम पोटेंशियोमीटर को एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो वायर है उसकी वो A से B तक एक्सपैंड जो है हमारे पास वायर है और उसमें C जो है वो हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है। अब हमारे पास A से B तक वायर है, उस पर C जो है वो स्लाइड कर रहा होता है और C की पोजीशन को एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी जैसे हमारे पास रियोस्टेट है, लेकिन इसकी जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा जो है रियोस्टेट से डिफरेंट होता है। अब जी होगा क्या, हमारा जो वायर है जो A से B तक है उसके क्रॉस C टर्मिनल जो है जो स्लाइड कर रहा है, हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली आपको जितनी रेजिस्टेंस चाहिए A और C के दरमियान आप स्लाइड करते हुए स्मॉल r को अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं और उसे जो है वो अपने सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, A और B जो कि टोटल रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करता है उसके क्रॉस आपने एक
वोल्टेज सोर्स अटैच करते हैं ना, अब वो जो ई वोल्टेज सोर्स है इसकी ईएमएफ जो है, इसका जो वोल्टेज है वो ए और बी के दरमियान डेवलप हो जाएगा। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है स्मॉल वोल्टेज इससे जो है वो आगे डिवाइड करके हासिल कर लें, तो आपको क्या करना होगा, हम ए और सी के दरमियान, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और वो जो वोल्ट मीटर है वो हमें ये बताएगा कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना वोल्टेज जो है वो हासिल कर सकते हैं ए और बी के अक्रॉस। अब अगर आप सी को मूव करेंगे ए की तरफ तो वोल्ट मीटर जो है वो लो वैल्यू शो करेगा, और अगर आप सी को बी की तरफ लेके जाते हैं तो क्योंकि ए और सी में रेजिस्टेंस आर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज जो है वो वी जो है वो शो कर रहा होगा। अब अगर टोटल वोल्टेज जो लगाया गया है ए और बी के क्रॉस अगर वो 9 वोल्ट है, तो जब सी ए की तरफ जाएगा तो वोल्टेज जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा, 7 6 5 4 3 2 1। और अगर सी जो है वो बी की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज जितना भी पोटेंशियोमीटर जो है जितना आपने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो आता चला जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम लैब्स में अननोन ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसको जो सर्किट डायग्राम है उसकी वो दिखाई गई है कि यहाँ से ए और बी जो है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जो कि रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है ए और बी के दरमियान। उसकी जो टोटल लेंथ है वो रेजिस्टेंस कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करती है, और ए और सी के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अब हम क्या करते हैं जी, हमें एक अननोन ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करनी है जिसको EX से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम जो है इस EX को इस तरह से जो है वो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे कि इसका जो EX का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो A के साथ कनेक्टेड है वो उसका जो है वो हमारी जो गिवन EMF है E जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमेशा हम वही EMF कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो गिवन EMF है उससे स्मॉल हो, यानी कि EX हमेशा स्मॉल होगा, E हमेशा जो है वो लार्जर EMF के साथ होगा। देन अगर आप जो है वो C को स्लाइड करें A से B के क्रॉस, आप C जो है उसे आप A पे रख देते हैं और A से जो है आप उसे B की तरफ स्लाइड करना शुरू करते हैं। जैसे आप उसको B की तरफ स्लाइड करेंगे देन आप क्या नोट करते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस C पॉइंट पर जाकर आप ये नोट करें कि हमारा जो गैल्वानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो गई है, यानी कि हमारा जो है नल पॉइंट जो है वो आ गया है कि जी अब हमारे गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, देन उस लेंथ को हम कोरिस्पॉन्ड करते हैं स्मॉल r से, और उस जो अगर आप पोटेंशियोमीटर पे वो लेंथ लें तो वो हमारे पास L स्मॉल l से कोरिस्पॉन्ड करती है। देन हम अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं जी EX इज इक्वल टू R डिवाइड बाय कैपिटल R से इंटू E। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है वो पोटेंशियोमीटर पे लेंथ स्मॉल l को कोरिस्पॉन्ड करेगा, और जो कैपिटल R जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करेगी, जो कि जी हमारे पास होगा कैपिटल L से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। देन जी हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए स्मॉल l हमारे पास नल पॉइंट से आ जाएगी, देन हम जो है वो अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मुख्तलिफ EMF सोर्सेज हैं तो हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले EX की जगह पर E1 अटैच कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्मॉल l 1 आ जाएगा। देन हम उसको रिमूव करके कोई और EMF सोर्स जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं वो अटैच कर देंगे अपने सर्किट में, तो हमारे पास E2 आ जाएगा, और उस E2 के क्रॉस जो नल पॉइंट होगा उसके लिए हमारे पास जो लेंथ होगी वो L2 आ जाएगी। देन हम जो है दोनों सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं रेशो लेके, E1 डिवाइड बाई E2 जो है वो इक्वल होगी L1 डिवाइडेड बाई L2 से। इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ MCQs हैं जी इससे रिलेटेड। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स इन अ क्लोज सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन एज। ये जो आपको जो डेफिनेशन दी गई है इन जनरल कि जी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट और अ लूप मस्ट बी 0, ये किस चीज़ को कॉरिस्पॉन्ड करती है? ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, ये किरचॉफ का सेकंड रूल है, या ये जॉब्स लॉ है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इन जनरल जो किरचॉफ का सेकंड रूल है वो है ये है जी चेंज इन
द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होता है जी, वो ज़ीरो होता है। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर लॉ को कॉरिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए इसकी जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। देन है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। ए ऑप्शन पोटेंशियोमीटर, डी ऑप्शन हमारे पास डिजिटल वोल्टमीटर है, सी ऑप्शन हमारे पास CRO है। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है जी हमारे पास गल्वानोमीटर। तो गल्वानोमीटर जो है इसे इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। थैंक यू।